हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 सितंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो इस डेली करंट अफेयर्स में आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो टॉपिक। पहला, रिफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट। जो जुडिशरी होती है, हायर जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, उनका जो अपॉइंटमेंट होता है, उस अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में रिफॉर्म चाहिए। ये जीएस पेपर 2 का टॉपिक हो गया जो पॉलिटी सब्जेक्ट के अंदर आएगा। सेकेंड टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सुप्रीम कोर्ट रिसेंट फोकस ऑन राइट्स ऑफ अक्यूज्ड इन पीएमएलए केस, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट केसेस। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग या मनी लॉन्ड्रिंग किस सब्जेक्ट में आता है? डायरेक्टली इंटरनल सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 में आता है, और यहाँ राइट्स की बात हो रही है तो ये जीएस पेपर 2 पॉलिटी का पार्ट भी बनेगा, बट हम इसको पार्ट 3 बोल के डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों जगह इसका यूज आएगा। फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिफॉर्मिंग द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट। तो इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया के जो हायर जुडिशरी है, हायर जुडिशरी मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उसमें जो जजेस अपॉइंट होते हैं उसमें क्या क्या रिफॉर्म होने की ज़रूरत है, और वर्ल्ड में यूके में, साउथ अफ्रीका में और कंट्रीज में क्या क्या प्रेसिडेंट सेट किया गया है, कैसे वो लोग अपॉइंट करते हैं। तो पहले बात ये आ रही है कि क्यों अपॉइंट करना है हमें, क्योंकि बैकलॉग्स बहुत हो गया है केसेस का। एज ऑफ अप्रैल देर वर 60 लाख पेंडिंग केसेस इन वेरियस हाई कोर्ट। सिर्फ हाई कोर्ट्स में मोर देन 60 लाख केसेस पेंडिंग है। 30% ऑफ जुडिशियल सीट्स जो है वैकेंट है। अगर सीट्स फुलफिल होते तो केसेस फटाफट निपटाए जाते, है ना। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की रिपोर्ट है। कोलिजियम सिस्टम वर्सेस एनजेएसी। कोलिजियम सिस्टम क्या होता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी क्या है, इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। देखिए, अगर आपने पॉलिटी थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा हाई कोर्ट के जो जज होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, है ना, कैसे अपॉइंट होते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं जजेस को, प्रेसिडेंट। बट प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट करते हैं? एक कोलिजियम होता है। कोलिजियम मतलब मोर देन 1 पर्सन, जहाँ पे मान लो कि 5 पर्सन हो गए, है ना। एक सीजेआई हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस हो गए, सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इन लोगों ने क्या किया, जो लोग जज बनने के लिए लायक थे, एलिजिबल थे और तैयार भी थे, उन लोगों की एक लिस्ट बनाई। वो लिस्ट किसको भेजते हैं? प्रेसिडेंट को। और उसी लिस्ट पे प्रेसिडेंट साइन करते हैं, उनको ही क्या बनाते हैं? जज बनाते हैं। तो यही है कोलिजियम सिस्टम। ऐसे ही अभी जज का अपॉइंटमेंट होता है इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही प्रोसेस है। कोलिजियम थोड़ा छोटा हो जाता है। तो अब एक बात बताओ, ये कोलिजियम में कौन है? सिर्फ जजेस हैं। किसको अपॉइंट करवा रहे हैं? जजेस को अपॉइंट करवा रहे हैं, है ना। तो सेपरेशन ऑफ पावर तो यहाँ फॉलो हो रही है कि जजेस को अपॉइंट करवा रहे हैं, जुडिशरी को अपॉइंट करवा रही है, बट चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। जुडिशरी का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? तो उसने बोला कि देखो, जजेस तो रहेंगे, जजेस के अलावा हम कुछ मिनिस्टर, सेक्रेटरी, इन लोगों को भी रख देते हैं कोलिजियम टाइप सिस्टम में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि एनजेएसी में कोई भी नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जजेस ही रहेंगे, कोलिजियम वाला पुराना सिस्टम ही चलेगा, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर सुप्रीम होना चाहिए। जजेस को अपॉइंट करने में किसी और की जरूरत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये प्रॉब्लम हमेशा से चलता आ रहा है। मेरे 2 यूपीएससी इंटरव्यू में ये एनजेएसी, कोलिजियम सिस्टम, इन सब के बारे में पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग क्या है। और ये हमेशा ये प्रॉब्लम चलती रहती है, हमेशा आपको प्रीलिम्स के स्पेसिफिक, मेंस के स्पेसिफिक, इंटरव्यू के स्पेसिफिक ये प्रॉब्लम आपको दिखेगा। Supreme Court declared that NJAC Act unconstitutional, asserting that the collegium system ensures judicial independence. Collegium system से क्या मिलता है? judicial independence। और ये कोलिजियम सिस्टम एक दिन में नहीं आया, कोलिजियम सिस्टम भी धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, इवॉल्व, है ना। जैसे फर्स्ट फॉर एग्जांपल 1981 में ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट, तो उस केस को नाम रख दिया गया, केस का नाम फर्स्ट जज केस। It declared that primacy of the CJI's recommendation on judicial appointment and transfer can be refused for cogent reasons.
The ruling gave the executive primacy over the judiciary in judicial appointment for the next 12 year. तो यहाँ पे बोल दिया गया, यहाँ पे एक तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बोल दिया गया कि इनको प्राइमेसी रहेगा अपॉइंटमेंट में। सेकंड जज केस मामला वापस भी सुलझा नहीं, तो सेकंड जज केस में ये बोला गया कि देखो जो मेंशन है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे किसको, जजेस को, किसके थ्रू, कंसल्टेशन के थ्रू, है ना। बट कंसल्टेशन मतलब सिर्फ एडवाइस नहीं होगा, कंसल्टेशन मतलब कंकरेंस होगा। कंकरेंस मतलब जिसको जजेस लोग बोलेंगे उसी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे एक कोलिजम बना दिया गया कि सिर्फ सीजीआई से काम अब नहीं होगा, सीजीआई के साथ 2 जजेस और चाहिए। फिर वापस मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, बोला गया कि सीजीआई के साथ 4 जजेस और चाहिए, क्योंकि जितने नंबर ऑफ जजेस ज़्यादा रहेंगे, है ना, उतना ही नेपोटिज्म और बाकी चीज़ों की जो चांसेस होगा वो कम हो जाएगा। कोलिजम का क्रिटिसिज्म क्या है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जज जज को चुन रहे हैं तो क्या चुना जा रहा है कुछ पता नहीं, सिस्टम ओपेक है ना, ओपेक। फिर भी पोटेंशियल ऑफ नेपोटिज्म है, क्योंकि 4+1 5 जज मिलके ही कर रहे हैं, किसी ने किसी के बेटे को चुन लिया, किसी ने किसी के रिलेटिव्स को चुन लिया, ये सब चीजें। प्रपोज्ड एनजेएसी, एनजेएसी में क्या होना था, एनजेएसी में जो कोलिजियम है उसको हटा दिया जाता। अब एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन होता, जो अपॉइंट करता जजेस को। अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करते, अपॉइंट करवाता। इसमें सीजीआई को रखा गया था, लॉ मिनिस्टर को रखा गया था कि चलो एक सीजीआई हो गया, एक लॉ मिनिस्टर हो गया, 2 एमिनेंट पर्सन एंड सीनियर जजेस भी रखे गए थे। ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव था मोर बैलेंस्ड अप्रोच, अपॉइंटमेंट का अप्रोच क्या हो और बैलेंस्ड। बट इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। Concerns and opinion, judiciary concern. Judiciary argued that NJSC could compromise judicial independence by giving excessive control to the government. Support for NJSC क्या बोलते हैं, many legal professionals including former judges believe that NJSC could address delays in appointment more effectively. Delays को ज़्यादा effectively कौन टैकल कर सकता है, NJSC. Consultation needed. Any reform should इन्वॉल्व कंसल्टेशन विद द जुडिशरी, लेजिस्लेचर, सिविल सोसाइटी। अगर हम और रिफॉर्म करने वाले हैं तो बहुत वाइड कंसल्टेशन चाहिए, जुडिशरी, रिटायर्ड जुडिशरी, लेजिस्लेचर, सिविल सोसाइटी मतलब एनजीओज वगैरह, बार एसोसिएशन मतलब लॉयर एसोसिएशन, है ना, इन सब से चाहिए। अब बात करते हैं कि अदर कंट्रीज में क्या क्या सिस्टम फॉलो हो रहा है। अदर कंट्रीज का कॉम्परेटिव मॉडल ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट देखते हैं, है ना। मेंस में ये आ सकता है कॉम्परेटिव मॉडल, क्योंकि मेंस में आपका सिलेबस मेंशन करता है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपेयर करके पढ़ना है। तो यूके का और यूएस का तो बहुत फेमस है ना, यूपीएससी फ्रांस का भी पूछ चुकी है कंपेयर करके। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म एक्ट 2005 यूके में, तो ये अब वर्ड बाई वर्ड नहीं याद रखो तो भी चलेगा, प्रीलिम्स के लिए नॉट दैट इंपॉर्टेंट, मेंस के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां पे इस्टेब्लिश 2 कमीशन फॉर जुडिशियल नॉमिनेशन, क्योंकि एनजेएसी कोलिजियम भी नॉमिनेट करता है, फाइनल प्रेसिडेंट करते हैं। जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 15 मेंबर बॉडी होगा जो नॉमिनेशन को देखेगा, फॉर कोर्ट इन इंग्लैंड एंड वेल्स, है ना। 15 मेंबर बॉडी इन लोगों ने बनाया, जिसमें एक चेयरमैन होगा, 6 जुडिशियल मेंबर होंगे, 2 प्रोफेशनल मेंबर्स भी होंगे, 5 ले मेंबर भी होंगे, 1 नॉन लीगली क्वालिफाइड जुडिशियल मेंबर भी होगा। आप सोचो, तो इसमें इन लोगों ने डाइवर्सिटी रखा है ना, हमने डाइवर्सिटी नहीं रखा। साउथ अफ्रीका में जुडिशियल सर्विस कमीशन एडवाइसेस द प्रेसिडेंट। जुडिशियल सर्विस कमीशन में कौन होता है, सोचो, जज प्रेसिडेंट होते हैं, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस होते हैं, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होते हैं, अटॉर्नी होते हैं, लॉ प्रोफेसर होते हैं, नेशनल असेंबली डेजिग्नी होते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंटीज होते हैं। सोचो, ये भी इन लोगों ने भी काफी डाइवर्स रखा हुआ है। फ्रांस में हाई काउंसिल ऑफ जुडिशरी होता है, इसमें जजेस टू लोअर कोर्ट को अपॉइंट किया जाता है ना, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस। तो ऐसे ऐसे हर जगह डाइवर्सिटी है। तो इंडिया में क्या एनजेएसी वापस नहीं आ सकता, क्या एनजेएसी को रीवर्क नहीं कर सकते। पोटेंशियल ऑफ एनजेएसी, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, द एनजेएसी कुड हैव स्ट्रीमलाइंड द जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रोसेस, मेकिंग इट मोर डेमोक्रेटिक एंड ट्रांसपेरेंट। करंट सिस्टम में क्या है, कोलिजियम सिस्टम में, है ना, ओपेक है, पोटेंशियल फॉर फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म होता है यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ 5 लोग हैं, सारे जज हैं, सारे एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, सारे एक दूसरे के साथ उठते बैठते खाते पीते रहते हैं।
पर यहाँ पे डाइवर्सिटी ज्यादा है. Challenges and reform, collision system issue, lack of clear criteria for selection and potential for bias. Reworking NJC. The NJC can be revisited by incorporating feedback from judiciary, executive, civil society to balance judicial independence with accountability. Moving forward, an effective judicial appointment system should address the drawback of collision system while enhancing efficiency and transparency. रिफॉर्म क्यों होना चाहिए? इंश्योरिंग अ फेयर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द जुडिशरी एंड एड्रेसिंग डिलेज इन जस्टिस. डिलेज इन जस्टिस में डिले को बंद करने के लिए फेयर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना ही चाहिए. इंडिया कुड बेनिफिट फ्रॉम लर्निंग फ्रॉम इंटरनेशनल मॉडल एंड रीवर्किंग द एनजेसी टू इंप्रूव जुडिशियल अपॉइंटमेंट. है ना? आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा. सेकंड क्वेश्चन है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से रिलेटेड. जो भी सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट जजमेंट रहे हैं 2022 के, 23 के, 24 के, इन सबको हम समझेंगे. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मनी को लॉन्डर करना. लॉन्ड्री में क्या काम करते हो? कपड़े धुलवाते हो. मनी को धुलवा लेना, ब्लैक मनी को वाइट करा लेना इस मनी लॉन्ड्रिंग. है ना? जो लोग ब्लैक मनी कमा रहे हैं, टैक्सेस नहीं पे कर रहे हैं और उसको अलग अलग चैनल्स के थ्रू वाइट करा रहा है, उसको पकड़ना इज मनी लॉन्ड्रिंग. तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एक लॉ बनाया गया था और लॉ 2002 में ही बन गया था. बाद में इस लॉ को अमेंडमेंट भी किया गया और ज्यादा स्ट्रिंजेंट बनाया गया. स्ट्रिंजेंट किसको बोलते हैं? और ज्यादा कठिन बनाया गया, डिफिकल्ट बनाया गया. डिफिकल्ट मतलब उन लोगों के लिए जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं वो इससे भाग नहीं पाए. ठीक है, तो ये है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. 2002 में आया, 2005 में इफेक्ट आ गया. तो ये हो गया मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का बैकग्राउंड. अब बात करते हैं इसमें अरेस्ट का प्रोसीजर क्या है. मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में एक सेक्शन 19 है, वो पावर ईडी को देता है. ईडी का नाम आपने सुना होगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, कि वो इंडिविजुअल को अरेस्ट कर सकती है अगर इंडिविजुअल के अगेंस्ट सफिशिएंट मटेरियल मिल जाए कि इसने मनी लॉन्ड्रिंग किया होगा, ब्लैक को व्हाइट किया होगा. द अक्यूज्ड मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड फॉर अरेस्ट. अक्यूज को लेकिन ये बताना होगा ईडी को कि उसको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, किस वजह से अरेस्ट किया जा रहा है. बट द ईडी इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ द इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. जैसे कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है पुलिस के पास, FIR, वैसे ईडी के पास क्या होगा? ईडी के पास होगा इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. है ना? तो इसमें ECIR जो है ईडी नहीं देगी. है ना? दे भी सकती है, उसकी मर्जी पे है, नहीं भी दे सकती है एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, जिसको अरेस्ट कर रही है. ना? पूरा डिटेल में नहीं भी दे सकती है. सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया 2022 में. उन्होंने बोला कि देखो ईडी जो है वो जो अक्यूज है उसको अरेस्ट कर सकती है, करे अरेस्ट, बट इन्फॉर्म करो कि क्यों अरेस्ट किया गया है. फिर 2023 में केस आया पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. वहां भी बात किया गया कि ईडी अरेस्ट कर सकती है, करो अरेस्ट, बट बताओ, इन्फॉर्म करो कि अरेस्ट क्यों किया गया और इन्फॉर्म रिटेन ग्राउंड्स में बताओ. रिटेन ओरल कम्युनिकेशन सफिशिएंट नहीं है. तो 2 सुप्रीम कोर्ट केस तो बस इसमें निकल गए कि हाँ इन्फॉर्म करो और रिटेन इन्फॉर्म करो. है ना? अगर जो अंडर ट्रायल्स होता है उसके लिए बेल का क्या प्रोविजन होता है? अंडर ट्रायल्स, मान लो आज किसी पे एलिगेशन लगा, मान लो श्री अरविंद केजरीवाल पे एलिगेशन लगा कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया हुआ है. एलिगेशन है, प्रूफ होने के बाद वो क्या बन जाएंगे? कन्विक्ट बन जाएंगे. जब तक प्रूफ नहीं हुआ वो अंडर ट्रायल है, ट्रायल चल रहा है उनपे. तो अंडर ट्रायल के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का सेक्शन 436A ये बोलता था कि मान लो उनपे कोई केस चल रहा है और केस के बाद अगर वो ट्रायल पूरा हो जाता और सामने वाले को अगर सजा मिलती, कन्विक्ट हो जाता, 6 ईयर की सजा मिलती मान लो, है ना, और अंडर ट्रायल होते होते जेल में उन्होंने 3 साल प्लस काट दिए, तो ऐसे आदमी को बेल मिल जाना चाहिए. बेल मतलब कि वो जेल से बाहर आ गया. अब वो जेल तभी और सिर्फ तभी जाएगा जब इसको सजा मिल जाए, है ना, कन्विक्ट करार दे दिया जाए. तो ये आपका CRPC बोलता है. सुप्रीम कोर्ट ने भी विजय मदन लाल चौधरी केस में ये बताया कि ये जो सेक्शन हुआ करता है 436A, अगर आपने आधी सजा काट ली है तो आपको बेल मिल जाएगा. अगर अभी तक आप अंडर ट्रायल हो, आपके अगर आप अभी तक आपको 100% कन्विक्शन नहीं किया गया है. अजय अजीत पेटकर केरकर वर्सेस ईडी 2024 केस में इसका एप्लीकेशन किया भी गया है ना. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बदल दिए गए हैं, इसमें नए सेक्शंस आ गए हैं। सेक्शन 479 आ गया है जिसने सीआरपीसी के 436 को हटा दिया है। न्यू स्टिपुलेशंस में अफेक्ट बेल इन पीएमएलए केस स्पेशली व्हेन मल्टीपल ऑफेंसेज और केसेज आर इन्वॉल्व। अगर मल्टीपल ऑफेंसेज एंड केसेज इन्वॉल्व होंगे तो न्यू स्टिपुलेशन बेल को अफेक्ट कर सकते हैं। नीड एंड नेसेसिटी टू अरेस्ट, नीड एंड नेसेसिटी क्या है अरेस्ट करने का? जून 12 रूलिंग और अरविंद केजरीवाल केस, सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड। अब देखो, अब ये सब बॉल बाई बॉल कमेंट्री है, इसको बस सुन लो, इसको एग्जाम में याद रख के रट्टा मार के लिखने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने किसको अरेस्ट किया? अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया और उनकी बात सुन रही थी। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी, एक्साइज मतलब लिकर पॉलिसी से रिलेटेड केस में अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है। केजरीवाल ने इसको चैलेंज भी किया सेक्शन 19 ऑफ पीएमएलए एक्ट को, बोला कि उनको अरेस्ट करना नेसेसरी नहीं था क्योंकि ईडी के पास 2023 से क्या था, अगर एविडेंस था तो 2024 में उनको क्या पकड़ा। कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला कि ईडी के पास रीजन टू बिलीव है, ईडी बिलीव करती है कि आप गिल्टी हो एंड दीज रीजन मस्ट मीट अ हाई थ्रेशोल्ड अकिन टू एविडेंस एडमिसेबल इन कोर्ट, और ईडी के पास ऐसा एविडेंसेस होना चाहिए। द इशू ऑफ नीड एंड नेसेसिटी टू अरेस्ट वाज रेफर्ड टू अ 5 जज बेंच। इस मैटर को 5 जज बेंच के पास भेज दिया गया है कि ईडी को इनको अरेस्ट करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। देखो, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में बेल मिलना बहुत मुश्किल है। एक टाइम पे तो सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग को टेररिज्म से भी कंपेयर कर दिया था, दो तीन साल पहले बोला था मनी लॉन्ड्रिंग उतना ही खतरनाक है जितना कि टेररिज्म खतरनाक है। तो बेल नहीं मिलना चाहिए, बहुत मुश्किल है बेल मिलना। बेल मिलने का ट्विन कंडीशन है, 2 कंडीशन है। एक तो अक्यूज ये प्रूव करे कि वो उसने कमिट नहीं किया हुआ है ना, और साथ साथ में ये भी लगना चाहिए कि दोबारा तो ऐसी गलती उससे नहीं होगी, ठीक है। उसके अलावा पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ना, इस बेल का अपोज नहीं करे। तो ये सब कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है, तभी जाके बेल मिलता है। कोर्ट का डिसीजन क्या रहा है? द बेंच रिलैक्स दिस कंडीशन ड्यू टू सिसोदिया। मनीष सिसोदिया की बात हो रही है जो दिल्ली के डिप्टी सीएम थे। सिसोदिया प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सिनेशन विदाउट ट्रायल, उनको बिना ट्रायल जेल में रखा गया, इसलिए ये कंडीशंस रिलैक्स कर दिए गवर्नमेंट ने, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने। एक्नॉलेजिंग दैट लॉन्ग पीरियड्स ऑफ डिटेंशन वारंट रिकंसिडरेशन ऑफ स्ट्रिक्ट बेल कंडीशन। अगर लॉन्ग पीरियड जेल में कोई रखेगा अंडर ट्रायल ही, तो बेल कंडीशंस का रिकंसिडर करना जरूरी है। और इस लॉ में वुमेन को एक्सेप्शनली बेल देने की बात करी गई है। अगस्त 27 रूलिंग ऑन के कविता केस, अगस्त 27 इसी साल की बात हो रही है। कोर्ट ग्रांटेड बेल टू बीआरएस लीडर के कविता। उन्होंने बोला कि एक्सेप्शन यूज होता है सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए का, जिसमें कि वुमेन को बेल दिया जा सकता है अगर स्पेशल कोर्ट ये चाहे। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको बेल नहीं दिया था, बट बेल किसने दे दिया? सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में वुमेन को बेल देना एक एक्सेप्शन की तरह देखा जाएगा। कन्फेशंस टू ईडी ऑफिसर्स, विजय मदन लाल चौधरी डिसीजन। सेक्शन 50 ऑफ पीएमएलए अलाउज द ईडी टू समन इंडिविजुअल एंड रिक्वायर देम टू मेक अ स्टेटमेंट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट दिस डज नॉट इन्फ्रिंज ऑन द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। जब आप पढ़ते हो फंडामेंटल राइट, उसमें आता है आर्टिकल 20 क्लॉज 3, उसमें बोलता है आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता कि अपने अगेंस्ट में आप एविडेंसेस दो, उसको बोलते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन, है ना। तो इसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी आपको ईडी बुलाती है, ईडी समन करती है मतलब बुलाती है, आपके अगेंस्ट में वो स्टेटमेंट लेगी। सुप्रीम कोर्ट बोलती है वो आपके अगेंस्ट स्टेटमेंट लेगी आपसे, ये कहीं से भी आपका आर्टिकल 20 क्लॉज 3 वायलेट नहीं करता है। मतलब स्टेटमेंट दे रहे हो आप, है ना, तो स्टेटमेंट दो कि नहीं किया आपने गलत, ठीक है। प्रेम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024, द बेंच एड्रेसेस कन्फेशन मेड ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी, emphasizing that such confessions are not admissible if obtained through coercive method। मार पीट डरा धमका के अगर कोई कन्फेशन लिया गया है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसमें जस्टिस विश्वनाथन ने हाईलाइट किया कंपेल्ड टेस्टिमनी अंडरमाइंस द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। कंपेल्ड टेस्टिमनी, कंपेल करके अगर टेस्टिमनी लिया गया है तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में जाता है उसके अगेंस्ट बनता है ना। तो ये सारी केसेस जजमेंट जो है मनी लॉन्ड्रिंग के एक से रिलेटेड है। मेंस में डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन बनना चाहिए, इस साल यूपीएससी मेंस में भी बनना चाहिए, अगले साल
एपीएससी मेंस में बनना चाहिए। आई होप आपको दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। थैंक यू, जय हिंद।